तो हम लोग एफआईआर के बारे में देखे थे, तो आज उससे आगे देखने की कोशिश करेंगे। तो एफआईआर में हम लोगों ने बताया था, उस पे बात की थी कि एफआईआर क्या होता है, ठीक। और एफआईआर रजिस्टर हो जाने के बाद क्या होता है, और चूँकि पुलिस के पास वो अथॉरिटी आ जाती है कि फिर वो इन्वेस्टिगेशंस स्टार्ट करे और फिर प्रॉपर जो एक्शन होना चाहिए वो करे, तो ले। फिर मैंने आपको उसमें बताया था कि जो भाई यदि एफआईआर पुलिस रजिस्टर नहीं करता है तो आपके पास क्या-क्या रेमेडीज़ बचता है, तो हम उसके बारे में डिस्कस किए थे। और रेमेडीज़ जैसे कि बताए थे, 154 सीआरपीसी में एफआईआर रजिस्टर होता है, ठीक। और उसके बाद आपको बताए थे तो 156 3 में जैसे कैसे मजिस्ट्रेट ऑर्डर देगा तो एफआईआर रजिस्टर होगा। फिर 36 में बताए थे जो कि आप एसपी के पास जाके रजिस्टर करवा सकते हैं। मान लीजिए पुलिस स्टेशन में आपका एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रहा है, किसी भी रीजन से नहीं कर रहा है पुलिस, ठीक। तब आपके पास में क्या-क्या, यहाँ पर भी दो एक चीज़ हमने आपको बताया था, जो भाई केस दो होते हैं, एक होता है कॉग्निजेबल हो गया, दूसरा नॉन कॉग्निजेबल हो गया। नॉन कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल में क्या होगा कि जो भाई जिसमें पनिशमेंट 3 साल, 3 ईयर एंड मोर देन 3 ईयर टिल पनिश मतलब इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, लाइफ एंड डेथ पेनल्टी। तो ये इस पनिशमेंट के जो केस हो गए कॉग्निजेबल में आ गया। नॉन कॉग्निजेबल में क्या हो गया, जो कॉग्निजेबल नहीं वो नॉन कॉग्निजेबल में आ गया, लेस देन 3 वाला जो हो गया। तो जो यदि कॉग्निजेबल केस है, यदि कोई क्राइम इस तरह का हुआ जिसमें कि 3 साल और उससे ऊपर का उसमें पनिशमेंट होगा, तो इस केस में जो एफआईआर है, आप जाएंगे एफआईआर करवाने के लिए, आपका पुलिस एफआईआर पुलिस जो है वो नहीं रजिस्टर कर रहा है। और पुलिस स्टेशन में भी कौन आपका एफआईआर रजिस्टर करेगा, कांस्टेबल नहीं करेगा, पुलिस इंचार्ज होगा, वो आपका एफआईआर रजिस्टर करेगा। कितने में करेगा, 154 सीआरपीसी ओल्ड। अभी बीएनएसएस में कितना है, मतलब सेक्शन है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। मैं नेक्स्ट टाइम जब कभी देखूंगा तो उसको बताऊंगा। आई थिंक 118 में है, वैसे मैं कंफर्म होकर बताऊंगा, आई एम नॉट श्योर। मैं अभी रिसेंटली उसको मतलब देखा नहीं है। तो 154 में आप एफआईआर कराने जाएंगे, वो यदि आपका पुलिस एफआईआर नहीं लिख रहा है। अब देखिए, मेन हम यहाँ पे हम थोड़ा सा, मेरा पर्पस क्या है कि ये मतलब एक लीगल अवेयरनेस का मेरा पर्पस है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये देखिए, जैसे क्राइम, आप फिर बताएंगे जो भाई किस क्राइम में 3 साल से ज़्यादा सज़ा होगा, उस एक आम आदमी को कैसे पता होगा, ठीक। तो देखिए देखिए, एक जो क्राइम होता है ना, जो थोड़ा सा यदि मान लीजिए, आप उससे भी जान सकते हैं, जनरल जान सकते हैं। मैं जैसे कि मान लीजिए थेफ्ट हो गया, अब थेफ्ट ही है, तो अब थेफ्ट में कोई, मान लीजिए एक आपका गेहूं का बैग चुरा लिया, गेहूं का व्हीट बैग, बोरा है वो चुरा लिया, ठीक। अब कोई आपके घर में क्या किया, आप रात में सोए हैं, आपके घर के ताला तोड़ के फिर आपके घर से बाइक निकाल के चुरा के ले गया, ठीक। दोनों तो थेफ्ट ही है, लेकिन दोनों में जो पनिशमेंट होगा तो ना वो अलग अलग होगा, ठीक। तो इससे आप जान सकते हैं जो भाई क्राइम का जो लेवल है, क्राइम की जो डिग्री है, यदि वो हायर डिग्री का है ना, तो उसमें पनिशमेंट हायर होता है, मोर देन 3 ईयर होगा। जैसे कि मान लीजिए आपका किसी से लड़ाई हुआ, अब लड़ाई में आपको एक थप्पड़ मारा, ठीक। आपका एक थप्पड़ मारा है, ठीक है, और आपकी लड़ाई में क्या किया, हाथ तोड़ दिया, ठीक। तो इस दोनों में पनिशमेंट अलग अलग होगा। थप्पड़ मारा, डेफर्मेशन भी आप लगवा सकते हैं, जो भाई मेरा समाज में डेफर मतलब मानहानि वो करवा करवा दिया, प्रेस्टीज कम हो गया, ठीक है, डैमेज हो गया ना आपका उसमें, तो वो डेफर्मेशन उसमें जा सकते हैं। ऐसे कि हाथ तोड़ दिया तो वो थोड़ा सा क्या बॉडली इंजरी में आ गया, बॉडली इंजरी में आ गया तो भाई अब हाथ तोड़ा है तो इसमें आपको कौन सा हट, कितना तोड़ा है, क्या तोड़ा है, वो सरकमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। क्या उसने धक्का दिया उससे आपका हाथ टूट गया, या उसने आपको पकड़ के उठा के पटक के फिर आपको हाथ को मरोड़ के तोड़ दिया है, तो दोनों डिफर करेगा, उसमें सरकमस्टांसेस पे डिफर करेगा। लेकिन इन जनरल कितना 3 साल से ज़्यादा हो सकता है। 324 में बॉडली इंजरी है, ठीक है। अब मान लीजिए उसको आपको उठा के पटक के हाथ तोड़ा है, और दूसरा चीज़ रॉड से मारा, लोहे के रॉड से मारा और आपका हाथ तोड़ दिया, तो दोनों में पनिशमेंट अलग होगा। क्योंकि लोहे के रॉड से मारना मतलब क्या हो गया, उसका इंटेंशन ये नहीं था कि आपका हाथ तोड़े, उसका इंटेंशन था कि आपको इंजरी दे, वो भी किस तरह का, हेवी इंजरी दे, ठीक है। तो इंटेंशन उसका हेवी इंजरी का है, तो उसमें पनिशमेंट ज़्यादा होगा। अब वैसे आपको उठा के पटक के आपका हाथ तोड़ दिया, उसमें पनिशमेंट अलग हो सकता है, ठीक। तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इन जनरल, आप समझ सकते हैं जो मतलब क्या पनिशमेंट हो सकता है, समझ गए। तो 3 साल से ऊपर वाला कोई केस है, मैटर है, तो आप जाएंगे, मान लीजिए पुलिस स्टेशन गए आप, जो पुलिस इंचार्ज होगा, एसएचओ होगा, वो आपका एफआईआर
नोट करेगा, ठीक। एफआईआर नोट नोट करेगा। यदि वो नहीं करता है, 154 में नहीं करता है, तो आप कहाँ चले जाएंगे? आप 36 में चले जाएंगे एसपी के पास। यदि एसपी नहीं करता है तो आप कहाँ चले जाएंगे उसके बाद? उसके बाद 36 में एसपी के पास जा सकते नहीं, नहीं, एसपी के पास 36 में नहीं जाएंगे। 36 में आप जाएंगे एसपी से ऊपर वाली जो अथॉरिटी है, आईजी, डीआईजी, इस लेवल के जो ऑफिसर है उसमें जा सकते हैं, ठीक है। एसपी के पास आप 154(3) में जा सकते हैं, ठीक। अब आईजी डीआईजी आपका यदि नहीं कर रहा है तो आप कहाँ जा सकते हैं? 156(3) में जाके आप किसके पास? मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। क्रिमिनल कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं, ठीक। सीआरपीसी में, ठीक। उसके बाद आप क्रिमिनल कंप्लेंट भी करवा सकते हैं। क्रिमिनल कंप्लेंट किसने? आई थिंक 200 से में है, सेक्शन 200 में है, वहाँ पे करवा सकते हैं, या कोर्ट में जाकर क्रिमिनल कंप्लेंट करवा सकते हैं। तो फिर उसके बाद यदि ये सब आपका नहीं, आपके पास नहीं भी नहीं काम आ रहा है, तब आप 482 में कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं, मैंने बताया था आपको। फिर उसके बाद आपको बताया था 226 में रिट में बताया था आपको, जो कॉन्स्टिट्यूशन में 226 और 32 में आप रिट। ये सब आपका क्या हो गया? एफआईआर में आपका जो प्रोविजन है। ये कौन से केस में थे? आपको मैंने बताया था सकरी बासु वाले केस में, जो मार्कंडे कारजू से 2007 में उन्होंने अपना एक जजमेंट दिया था, उन्होंने बताया था आपको, ठीक। तो ये सब हम लोग देख लिए थे। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ काइंड्स ऑफ एफआईआर क्या होता है। काइंड्स ऑफ, फिर उसके बाद और सारे हम ने पीछे बारे में देखे थे। इम्प्लाइड पावर क्या होता है, फिर मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ सेमनेस क्या होता है, ये सब हम देखे थे। जो मतलब एक ही केस के लिए 2 एफआईआर नहीं हो सकता है, यदि सर्कमस्टांस से मतलब लिंकेज है उसमें, ठीक है। लिंकेज है, सेम ट्रांजेक्शन्स है, सेम ट्रांजेक्शन में अलग अलग यदि अकरेंस हुआ है, तो एक 2 एफआईआर नहीं हो सकता है, सेम एफआईआर में आप करवा सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है अकरेंस किस डिग्री का है। जैसे कि मान लीजिए आपका लड़ाई हुआ किसी से, मान लीजिए कि आप किसी मतलब कहीं बाहर है, आपका लड़ाई हुआ हो किसी से, ठीक है। लड़ाई हो जाने के बाद आप चले आए, तो उसने जा मतलब चले आए, ठीक। चले आए, फिर आपने घर पे आया, घर पे आप रात में सोए, फिर आपको रात में सोए, फिर आपको सोने के टाइम में ही आके आपको पीट दिया, उसमें आपको हैवी इंजरी दे दिया। तो ये मतलब क्या हो सकता है? ये 2 हो गया ना। एक वहाँ पे एक आप एफआईआर इसका 2 नहीं करवा सकते हैं, इसका 1 एफआईआर करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेन ये है कि मान लीजिए आपका लड़ाई हुआ, आप शाम में ही चले गए, आपने एफआईआर करवा दिया, एक एफआईआर आपने करवा दिया फर्स्ट, ठीक। आपका लड़ाई हुआ तो आपने एफआईआर करवा दिया, फिर आपने रात में सोया और आपको फिर जाके वो आया, और जो आपका अपोजिट पार्टी था वो आया, आपको इंजरी दी, बहुत इंजरी, हैवी इंजरी दी, हेनियस मतलब इंजरी बहुत हैवी था, जिसमें हाथ पैर तोड़ दिया, सर फाड़ दिया, इस तरह का। तो इस कंडीशन में आप 2 एफआईआर यह सेकंड एफआईआर करवा सकते हैं। अदरवाइज ये है मतलब आपका एक ही ट्रांजेक्शन का 2 अलग अलग ये अकरेंस हुआ है, एक ही ट्रांजेक्शन का 2 अलग अलग अकरेंस हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो सेकंड वाला जो होगा ना, इसीलिए इसमें हो सकता है क्योंकि जो आपका इंजरी दी गई है ना, वो इंजरी जो है बहुत मतलब हाई डिग्री का इंजरी है, ठीक। तो इसको इसमें आप एक्यूमुलेट नहीं कर सकते हैं। क्यों? इसीलिए क्योंकि भाई इसका जो इंक्वायरी और इसका जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो अलग तरह का होगा, ठीक है। इसका इन्वेस्टिगेशन अलग होगा, ठीक। अदरवाइज लेकिन यदि यहाँ पे देखेंगे तो बिकॉज ऑफ आपने एफआईआर करवाया, तो इसके वजह से भी आपको सेकेंड मतलब आपकी इंजरी बहुत ज़्यादा दी गई है। तो इट इज़ ऑल अबाउट द सर्कमस्टांसेस। बट इन जनरल जो है डॉक्ट्रिन ऑफ सेमनेस नहीं काम आता है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेमनेस मतलब एक ही मतलब केस का आप 2 एफआईआर नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। इन जनरल जनरल जो प्रिंसिपल है, ठीक। लेकिन एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन भी बहुत सारा है। तो अब हम यहाँ पे आप डिस्कस करते हैं काइंड्स ऑफ एफआईआर। काइंड्स ऑफ एफआईआर में भाई क्या होगा? जैसे कि मान लीजिए कि आपको मारा है, तो एक तो आप जाके एक्यूज मतलब मान लीजिए कि आपको आप विक्टिम हो गए, आपका मारपीट हुआ है, तो आप 154 में जाके करा सकते हैं, ठीक। एक्यूज्ड है कोई, तो वो भी 154 में जाके करा सकते हैं। एक्यूज मतलब क्या? आपने इस पे कराया, ये आपके अगेंस्ट काउंटर एफआईआर करा दिया, तो ये भी 154 में जा सकता है। समझ गए? कोई थर्ड पार्टी है, वो कितने में जाएगा? वो भी 154 में करा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए रोड पे आप जा रहे हैं, 2 आदमी लड़ाई कर रहा है हाथ बहुत जो लड़ाई कर रहा है, कोई तीसरा यहाँ से जा रहा है, वो देखा इस चीज़ को, वो क्या है? वो एक ह्यूमन राइट्स का बहुत बड़ा वो क्या कर सकते प्रवर्तक है, ठीक है। उसने जाके एफआईआर करवा दी, तो थर्ड पार्टी 154 में जाकर कराएगा। देखिए पुलिस जो सुमोटो है,
सुमोटो जो कराएगा वो कितने में कराएगा? 157 में, 157 एक सीआरपीसी में, ठीक, 157 में करा सकता है। और दूसरा 36 में भी, 36 में भी कर सकते, जैसे कि आपको बताया था ना कि मतलब जो आप, जब आपका रजिस्टर नहीं होता है तो 36 में आप जाएंगे, आईजीडीआईजी के पास में जाएंगे तो वो फिर ऑर्डर करेगा नीचे जाके एफआईआर करने के लिए, या वो खुद वहाँ पे नोट डाउन कर सकता है वहाँ पे। समझ गए? तो 36 में 157, 157 और 36 में करा सकते हैं। फिर उसके बाद जब कोर्ट में आप जाते हैं तो कोर्ट कोर्ट जो है 156 में मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं ना, तो 156 में कराता है ना मजिस्ट्रेट। उसके बाद जो आप 156(3) में, मजिस्ट्रेट 156(3) में करवाता है, उसके बाद आप हाई कोर्ट में जाते हो तो इनहेरिटेंस पावर ऑफ द हाई कोर्ट 482 सीआरपीसी 482 में किसके पास पावर है? हाई कोर्ट के पास। तो ये आपका हो गया काइंड्स ऑफ एफआईआर के बारे में मैंने बता दिया, ठीक। सेकंड यदि आते हैं तो देखिए, एक आप जीरो एफआईआर का नाम सुनेंगे, जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर, जीरो एफआईआर का मतलब क्या होता है भाई? जो नंबरिंग होता है ना उसका, वो जीरो होता है नंबरिंग। जैसे कि आपका एफआईआर का ये कॉपी 1, तो यहाँ पे जीरो नंबरिंग होता है। लेकिन जीरो एफआईआर होता क्या है? जैसे कि मान लीजिए जो क्राइम है ना ये जगह पे हुआ है, मतलब अकरेंस जो हुआ है वो ये जगह, ये जगह, ए प्लेस पे हुआ है, ठीक। अकरेंस मान लीजिए ए प्लेस पे हुआ है, आपके शहर में आपको, आपके साथ मारपीट किया, मान लीजिए सिंपल सी बात, आपके साथ मारपीट की, मारपीट किया तो आप भाग गए, भागने के बाद आप डर के मारे आप भाग के चले गए, कहाँ चले गए? बी शहर चले गए, ठीक। बी शहर में जाके आपने, यहाँ पे जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाके आप एफआईआर कराएंगे। अदरवाइज ये जो पुलिस स्टेशन है ना इसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है। हर एक पुलिस स्टेशन की एक जुरिस्डिक्शन होता है, जो भाई ये पुलिस स्टेशन का जुरिस्डिक्शन यहीं यहाँ तक है, अदरवाइज इसका जुरिस्डिक्शन यहाँ तक, यहाँ का नहीं है, फिर भी आप यहाँ पे जाके एफआईआर करवा सकते हैं। वो कौन सा एफआईआर होगा? जीरो एफआईआर होगा, ठीक। अब ये एफआईआर आपका रजिस्टर कर लेगा तो जो कंसर्न अथॉरिटी है उसके पास ये भेज देगा, ठीक। जिस कंसर्न पुलिस स्टेशन है उसके पास ये भेज देगा, आपका एफआईआर रजिस्टर यहाँ पे होता है। मेन है क्या ना, मतलब मेन ये जो केस है, ये जीरो एफआईआर कब आया था? ये आसाराम बापू वाले केस में जो था, आसाराम बापू वाले केस में, आसाराम बापू केस में जो है ये कॉन्सेप्ट आया था, ठीक। जैसे कि जो वो जो लड़की थी ना, वो दिल्ली में ये कमला नगर में आके, कमला मार्केट है ना वहाँ पे आके एफआईआर उसने करवाया था, ठीक। यहाँ पे एफआईआर करवाया था आसाराम बाबू, और नारायण स्वामी नहीं था उसका बेटा, जो कुछ चार्ज लगे थे, रेप वेप के चार्ज, जो उसका शिष्या थी उन्होंने लगाया था। ये जोधपुर की घटना है, राजस्थान का घटना है, जो कि जो कंप्लेनेंट है वो दिल्ली में एफआईआर करवाया था, ठीक। एफआईआर तो ये हो गया जीरो एफआईआर आपका। अब हम देखते हैं क्या, मैं एक आपको केस बता रहा हूँ, ये जुरिस्डिक्शन के बारे में बता रहा हूँ, जुरिस्डिक्शन वाले में, जुरिस्डिक्शन के बारे में, जुरिस्डिक्शन के बारे में। देखिए एक केस है मनोज शर्मा वर्सेस एनसीटी दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली एंड अदर्स, ये केस है। देखिए इस केस में क्या होता है कि जो अकरेंस होता है ना, वो अकरेंस वो नोएडा सेक्टर 11 में होता है, ठीक, 11 में होता है अकरेंस, जो घटना हुई है, समझ गया। जो कंप्लेनेंट है वो आके न्यू अशोक नगर में वो क्या करता है कि कंप्लेन लिखवाना चाहता है, ठीक, लिखवाना चाहता है, ठीक, न्यू अशोक नगर में। तो यहाँ का जो पुलिस स्टेशन है उसका जुरिस्डिक्शन यहाँ नहीं है, समझ गए। अब देखिए मैं इसमें बता रहा हूँ, इस केस में मेन हुआ था, मैं इसका जो कंक्लूजन है इसमें बता दूं, इस केस में ये हुआ था कि जो भाई जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो होता है, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास, जो मजिस्ट्रेट है क्या उसके पास पावर है कि वो 156(3) में पुलिस को ऑर्डर कर सकता है कि आप एफआईआर रजिस्टर कीजिए, ये तो है। लेकिन यहाँ पे ये चीज है, जिस पुलिस स्टेशन का जुरिस्डिक्शन नहीं होगा,
क्योंकि जो घटना हुआ है यहाँ पे हुआ है, और ये पुलिस स्टेशन जो है ना यहाँ पे न्यू अशोकनगर वाले का, इसका जुरिस्डिक्शन यहाँ पे नहीं है। तो क्या इस पुलिस स्टेशन को, इस पुलिस स्टेशन के जो अथॉरिटी है उसको आप मतलब मजिस्ट्रेट उसको कह सकता है कि जो भाई तुम एफआईआर रजिस्टर करो ही करो। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है, इसने सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो जजमेंट दिया, अब देखिए पूरा जजमेंट जो पढ़े बताएंगे वो पूरा 1 घंटा टाइम लगेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो था मेन जजमेंट कि भाई मजिस्ट्रेट 156(3) में पुलिस स्टेशन ये जो इसको ऑर्डर नहीं कर सकता है कि आप एफआईआर लिखिए ही लिखिए, क्योंकि इसका जुरिस्डिक्शन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो पुलिस स्टेशन है वो 0 एफआईआर रजिस्टर कर सकता है। ठीक, और 0 एफआईआर रजिस्टर करने के बाद ये कंसर्न पुलिस स्टेशन को भेज सकता है। इन जनरल ये पुलिस स्टेशन एफआईआर रजिस्टर करेगा 0 एफआईआर, लेकिन मजिस्ट्रेट इसको 156(3) में नहीं कह सकता है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि इस पुलिस स्टेशन का जुरिस्डिक्शन यहाँ पे नहीं है। समझ गए, मजिस्ट्रेट का तो जुरिस्डिक्शन यहाँ भी है, मजिस्ट्रेट का भी तो जुरिस्डिक्शन होता है ना, मजिस्ट्रेट का जुरिस्डिक्शन यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, तो ये न्यू अशोकनगर वाला कह रहा है कि भाई जब सरकार हुजूर, जब मेरा जुरिस्डिक्शन इधर नहीं है तो मैं क्यों एफआईआर लिखूं। ठीक, क्योंकि पुलिस एफआईआर लिखेगा तो भाई तो इन्वेस्टिगेशन भी तो होता है ना, जो उसका एरिया रहेगा उसमें तो प्रॉपरली वो इन्वेस्टिगेट कर पाएगा ना, क्योंकि वहाँ पर उसका नेटवर्क होता है। ठीक, वहाँ पे उसका नेटवर्क होता है ना, तो वहाँ पे कर पाएगा। जब उसका जुरिस्डिक्शन नहीं है तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कर कैसे कर सकता है। तो आप 156(3) में आप इसको प्रेसाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ये एक मनोज शर्मा वाला केस था। एक और हम आपको केस बताते हैं, जिसमें केस ये है, ये तपिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का ये केस है। तपिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में क्या हुआ था कि भाई जो पुलिस स्टेशन है ना, पुलिस स्टेशन यहाँ पे किसी ने कॉल किया, कॉल करने के बाद ना ये कुछ मतलब फ़ोन पे केवल अपना जो एड्रेस होता है या जो अपना पहचान होता है ये सब कुछ नहीं बताया, केवल ये बताया कि जो भाई कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई उसने बताया कॉग्निजेबल, उसने बताया कि ऐसा ऐसा घटना हुआ है। ठीक, उसके बाद ये डिटेल्स सब कुछ नहीं बता सका। ठीक, तो अब मेन होता है जो भाई इतने से ही इंफॉर्मेशन में छोटा सा एक मैसेज या इंफॉर्मेशन है, क्या इसको पुलिस लाइटली लेकर कोई एक्शन नहीं लेगा या नहीं लेना चाहिए। मेन मेन क्वेश्चन क्या है, क्या पुलिस ये छोटा सा इंफॉर्मेशन पर इस पर एक्शन नहीं लेगा, मेन ये है। तो इस केस में ये हुआ था कि भाई आपके पास यदि इन्फॉर्मेशन ये है तो इसको आप पुलिस डायरी में तो नोट करोगे, क्योंकि पुलिस मतलब पुलिस स्टेशन में एक पुलिस डायरी मतलब एक डायरी होता है, जनरल डायरी होता है, एक जनरल डायरी होता है जिसमें सब कुछ नोट की जाती है। तो जनरल डायरी होता है, तो यदि ये कॉग्निजेबल टाइप का मैसेज है आपको, तो ये कॉग्निजेबल मैसेज जो होगा वो एफआईआर के इक्वल होगा। ठीक, और आपको इस पे प्रॉपर एक्शन लेना होगा। ठीक, मे भी कोई सर्कमस्टांसेस ऐसा रहा होगा कि जो विक्टिम जो भी है, जिसने भी आपको इन्फॉर्म किया है, जो भी इन्फॉर्मेंट है, वो मतलब दे आर नॉट एबल टू कन्वे द फुल मैसेज एंड फुल अकरेंस एट दैट टाइम। तो आप उसको लाइटली लेकर, क्योंकि ये तो स्टेट का पार्ट है ना भाई, उसी स्टेट के अंदर से ना, कोई पाकिस्तान से तो आपको कॉल नहीं किया है, उसी स्टेट के अंदर से कॉल किया है। मान लीजिए कि आप कहेंगे कि भाई ऐसे कॉल आएगा तो ये तो हमको पूरे दिन परेशान करेगा, तो आप तो पुलिस है ना, तो आप उस पर चार्ज लगाएंगे। आपको कोई ऐसा परेशान करेगा तो आप तो पुलिस है, तो आप फिर आपकी अथॉरिटी क्या होगी। आप तो ये नहीं कह सकते, पुलिस को कोई भी करेगा तो 90% चांस ये होता है, 95% चांस ये होता है, जो कोई घटना हुई रहती है तभी पुलिस को लोग फ़ोन करते हैं। 5% जो होते हैं वो करते हैं जिसको कि सज़ा मिल जाती है। 5% वो होते हैं जो प्रैंकस्टर जो होता है वो करता है, तो जिसको कि आप पकड़ कर जेल में धर देते हैं। ठीक, लेकिन 95% तो चांसेज ये है ना, पुलिस के साथ सब मजाक नहीं करता है, तो 95% तो पॉसिबिलिटी ये है ना, पुलिस में तो जो अकेले मतलब कोई घटना हुआ होगा तभी लोग फ़ोन किए होंगे, लेकिन वो उस टाइम में आपको पूरे मैसेज नहीं बता पाया। तो जितना ही आपको बताया है और आपको लग रहा है जो इट इज़ ए कॉग्निजेबल केस, तो आप उसको पहले पुलिस डायरी में मेंटेन करेंगे ही करेंगे, मतलब जनरल डायरी में तो मेंटेन करेंगे ही करेंगे ना, क्योंकि
जनरल डायरी क्या होता है, जो पुलिस स्टेशन के अंदर पूरे दिन में क्या घटना हुई है सबको आपको लिखना पड़ता है उसमें। तो जनरल डायरी में जब आप इस बात को लिखेंगे, जब भाई इस टाइम में मुझे यहाँ से एक फ़ोन आया था जिसपे एक आदमी बोल रहा था कि यहाँ पे किसी ने किसी को छुरा मार दिया है, लेकिन हम जब उससे क्वेश्चन किए आगे, बताओ कहाँ से बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, कि ये सब, तो वो नहीं बता पाया, फ़ोन काट दिया। तो ये चीज़ तो आप जनरल डायरी में लिखेंगे लिखेंगे, लेकिन जो जनरल डायरी में आप ये लिखेंगे ना, तो वो इक्वल्स टू द एफआईआर हो जाएगा, ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस एफआईआर हो जाएगा, फिर आपको फर्दर उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। दिस इज अ तपिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में ये हुआ था, समझ गए। और मैं आपको, तो ये था टेलीफोनिक मैसेज को लेकर था। टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस भी मैंने, इट वाज एक और केस है जो स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस पुनाती रामुलू एंड अदर्स। तो अब मैं इतना क्यों बताऊं इस केस को, तो ये थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ देखिए, एक केस मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये केस है कि अपलोडिंग ऑफ द एफआईआर, ठीक। ये है कि यूथ एसोसिएशंस वाला केस है, यूथ वायु। मैं आपको पूरे केस का नाम पढ़ देता हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग। ये है, इस केस का जो नाम है उसका है यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। यूथ बार एसोसिएशंस ऑफ इंडिया, यूथ बार एसोसिएशंस ऑफ इंडिया वर्सेस इंडिया, ठीक, अदर्स, ठीक है। आपको यूथ बार एसोसिएशन वाला केस है। सिंपल सी आपको ये रखिए, ये ध्यान में रखिए कि इस केस में ये हुआ था, जब एफआईआर जब आप नोट करते हैं, पुलिस स्टेशन में लिखवाते हैं, तो इसमें ये कहा गया था, जब भाई आपको एफआईआर को क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन करना पड़ेगा, ठीक, ऑनलाइन करना पड़ेगा। अब क्योंकि आप देखो क्यों ऑनलाइन करना पड़ेगा, मैं ये बता रहा हूँ। आपने एफआईआर लिखवा दिया पुलिस स्टेशन में, आप ये एफआईआर के साथ कुछ छेड़छाड़ कर दे, आप लिखवाए हैं कोई कोई सा भी क्राइम, किसी भी क्राइम के बारे में लिखवाए हैं आप इसमें कुछ, और वो पुलिस छेड़छाड़ कर दे, ठीक, बिकॉज ऑफ प्रेशर, कोई सा भी प्रेशर लगा के एफआईआर कैंसिल करवा दे, मतलब नाम कटवा दे। लेकिन एक चीज़ है, यदि पुलिस में एक बार एफआईआर लिख लेता है तो फिर उसके बाद जनरली विदाउट हाई कोर्ट आपको वहाँ से कैंसिल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ, मान लीजिए कुछ मैनिपुलेशन हो जाए, कुछ कुछ भी हो जाए वहाँ पे, तो इससे बचने के लिए क्या है, यदि मान लीजिए ऑनलाइन यदि एफआईआर हो जाएगा, ऑनलाइन उसके पुलिस के वेबसाइट पे आ जाएगा, तब तो आप इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं ना। तो इस केस में यही हुआ था कि जो भाई इन जनरल जो एफआईआर है वो 24 आवर, 48 आवर और 72 आवर, ये इतने टाइम के अंदर उसको आप ऑनलाइन कर दीजिए, मतलब भाई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप ले आइए, समझ गए। जनरल, अब मान लीजिए कहीं पे, मान लीजिए कहीं कोई इंटीरियर जगह है जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी है नहीं, तो वहाँ पे 48 आवर दे सकते हैं। अब बहुत इंटीरियर है, वहाँ पे 72 आवर, लेकिन लेटेस्ट आपको 24 या 72 3 दिन के अंदर आपको वो करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि भाई जो डिपेंड करेगा क्राइम के ऊपर, मान लीजिए कोई ऐसा क्राइम है, सेंसिटिव क्राइम है, सेंसिटिव क्राइम है, जैसे कि मान लीजिए रेप का कोई क्राइम है, रेप हो गया, या पॉक्सो से रिलेटेड कोई है, पॉक्सो से रिलेटेड कोई है, या मर्डर ही है, लेकिन कुछ कोई कम्युनल है, कम्युनल वाला इशू है। तो जो सेंसिटिविटी है, यदि केस में कोई सेंसिटिव इशू है, यदि उसको आप यदि पब्लिसाइज करते हैं, पब्लिकली करते हैं, तो उससे सोशल ऑर्डर है उसमें कुछ खराबी आ सकती है, सोशल ऑर्डर बिगड़ सकता है। या फिर आप यदि किसी रेप विक्टिम का यदि एफआईआर को आप पब्लिक कर देते हैं, तो उससे उसका क्या हो सकता है, जो भाई कैरेक्टर या मतलब किसी भी तरीके से प्रॉब्लम आ सकता है। तो इस कंडीशन में आपको नहीं करने की ज़रूरत है, आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये सेंसिटिविटी कौन चेक करेगा, ये चेक करेगा डीएसपी, चेक करेगा डीएसपी, देखेगा कि भाई ये सेंसिटिव है कि नहीं है ये केस, ये डीएसपी देखेगा। और सेकेंड चीज़ ये है, जो मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डीएम के पास भी पावर है, वो भी ये कर सकता है, लेकिन इन जनरल डीएसपी देख के बता सकता है। समझ गए कि ये सेंसिटिव है, इसको ऑनलाइन करने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, हम यहाँ पे काइंड्स ऑफ एफआईआर देखे थे। उसके बाद देखिए, अब नेक्स्ट जब हम डिस्कस करेंगे तो हम ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे जो भाई कौन से इश्यूज में एफआईआर मैंडेटरी करना होगा, कौन से केस होगा जिसमें कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद अब एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हैं। तो ये ललिता कुमारी केस में जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो था वो वर्डिक्ट दी थी। तो ललिता कुमारी केस का क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हम कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन ओवरऑल आपको एफआईआर के बारे में बहुत कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट में देखेंगे तो कभी अरेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर कभी होगा तो बेल के बारे में डिस्कस करेंगे, ट्रायल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे जो होता है देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।
ओके।